हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लक्ष्मीकांत किताब कोई भी एडिशन हो, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यानी कि जो कंपनी रूल थी, कंपनी रूल के बाद किस तरीके से ब्रिटिशर्स का रूल आया और किस तरीके से लॉ कानून बनते हैं, रूल्स बनते हैं, और उन्हीं की हेल्प से कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है उसमें उनका जड़ है, मतलब फाउंडेशंस हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक रहती है। क्योंकि हमें पता है कि 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुआ था। पहली बार इतने सारे लोगों ने हर स्टेट से, जगह से ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 1858 में जो था, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में पावर ले लिया था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स को सीज़ कर लिए थे। यानी कि जो ट्रेड करने के पावर्स थे वो हटाया गया था, ना कि उनको इंडिया से हटाया गया था, और उनको कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम सारे एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट एक्ट थी वो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में। दोस्तों, ये पहला एक्ट था जिसने नींव रखी थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, ठीक है। और ये पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो था वो कंपनी का रेगुलेट करने के बारे में देखा गया कि कंपनी किस तरीके से इंडिया में काम कर रही है। तो दोस्तों, इसके फीचर्स हैं कि इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको ये लोग गवर्नर जनरल बंगाल का बना देते हैं इस एक्ट के तहत। जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, जो फर्स्ट एक्ट था 1773 में, उसमें जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे? वो वॉरेन हास्टिंग था। दोस्तों, तो जब जैसे कि हमें पता है कि 3 प्रेसिडेंसीज थे ब्रिटिश के टाइम पे, एक था बॉम्बे, एक था मद्रास और एक था कैलकाटा। तो इन लोगों ने बंगाल के गवर्नर को तो गवर्नर जनरल बना दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मद्रास और जो बॉम्बे के गवर्नर थे उनके पावर्स जो थे सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल के। इनकी पोस्ट तो थोड़ी अच्छी हो गई, डेजिग्नेटेड पोस्ट मिल गया, गवर्नर जनरल बन गए। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो बंगाल और जो मद्रास और बॉम्बे की जो गवर्नर रहेंगे उनके पावर सबऑर्डिनेट का मतलब थोड़े कम हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। और दोस्तों, इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और 2-3 अदर जजेस थे, ठीक है। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स, क्रक्स पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा पूछे जाते हैं और मेंस में भी आपको इसका आंसर लिखना होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो। और दोस्तों, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्राइब्स लेने से मना कर दिया था कि वो किसी भी तरीके का गिफ्ट, ब्राइब्स वो नहीं ले सकते और वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्यों किया ब्रिटिश सरकार ने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कंपनी थी, ठीक है। तो वो ये दिखाते थे अपने बैलेंस शीट में कि उनको काफ़ी लॉस हो रहा है इंडिया में, और वो लोन मांग रहे थे ब्रिटिशर से। लेकिन पर्सनल लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा रिच और वेल्दी होते जा रहे थे। तो इसीलिए ब्राइब्स करके और करप्शन करके, तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने उन पे रोक लगा दी थी कि आप किसी भी तरीके का कोई ब्राइब्स नहीं लेंगे। दोस्तों, एक पावर आई, एक पोजीशन आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि जो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्निंग बॉडी थे, और बोला गया कि आप जितने भी कंपनी की रेवेन्यू है, सिविल है और जो भी मिलिट्री अफेयर्स है, उसका रिपोर्ट ये ब्रिटिश सरकार को देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये अच्छा एक और पॉइंट है, 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। दोस्तों, ये 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्रिएट किया गया था कि ये जो 4 मेंबर्स रहेंगे ये गवर्नर जनरल जो रहेंगे बंगाल के, उनको ये असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, इसीलिए क्रिएट की गई थी बॉडी।
तो दोस्तों ये था ब्रीफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जिसको कि विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों जो भी फॉल्ट थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चेक्स बैलेंसेस थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए दूसरा एक्ट लाना पड़ा। और इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सही करने की कोशिश की गई, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई। दोस्तों हमने देखा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में लाया गया था। दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस और उनके गाइडलाइंस थे, मतलब उनके एक्चुअली में पावर क्या है, कहाँ तक है, जो ये स्कोप और एक्सटेंट है वो सही से डिफ़ाइन नहीं किया गया था। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट के सारे पावर्स और इंस्ट्रक्शंस को डिसाइड किया गया था। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि इसमें डबल गवर्नमेंट लाया गया था, एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया था। इसके तहत दो डिवीज़न की गई, एक कमर्शियल और एक पॉलिटिकल, मतलब कमर्शियल पार्ट कोई और देखेगा और पॉलिटिकल पार्ट कोई और देखेगा। तो दोस्तों बोला गया कि लिखा गया, मतलब जो कमर्शियल पार्ट है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और जो पॉलिटिकल डिवीजन्स है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। तो दोस्तों आप सीसी से याद कर लेना कि कमर्शियल पार्ट जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। तो दोस्तों पॉलिटिकल डिवीजन्स में जैसे कि मिलिट्री, पॉलिटी, सिविल, ये सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही देखेंगे। और दोस्तों इसमें बोला गया कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश का पोजीशन हो गया था इंडिया में, क्योंकि इसके पहले जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन अब जो है वो तो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कर रहे हैं, वो रेगुलेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, वो एक्ट बना रहे हैं, उसके हिसाब से कंपनी को चलना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से अब ब्रिटिशर्स के हाथ में चीज़ें आ गई है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश पोजीशन हो गया इन इंडिया, इट इज़ कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, कि ब्रिटिश फाइनली इंडिया में पोजेस हो गए हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो प्राइम कंट्रोल ले लेते हैं, कंपनी की जो अफेयर्स थे और उनका जो काम था, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें ब्रिटिशर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सुप्रीम कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों ये था पीस इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दोस्तों वो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये चार्टर एक्ट है। दोस्तों इसमें ये बोला गया कि फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि पूरे तरीके से सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है, यानी कि एकत्रित कर दिया गया था सारे पावर को एक हाथ में। इसका ये मतलब है कि जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको इन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया पूरे इंडिया के, ठीक है। इसके पहले हमने देखा है दोस्तों सारा सिंक्रनाइज है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, लॉ की और रूल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब भी एक एक्ट एक एक्स्ट्रा, मतलब जो नया एक्ट बन के आएगा वो कहीं ना कहीं पुराने एक्ट को सुधारते हुए नया एक्ट बनेगा। तो दोस्तों जो पहले एक्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से गवर्नर बंगाल के जो थे उनको ये लोग गवर्नर जनरल बना देते हैं बंगाल के। अब इन्होंने एक पोस्ट और इन्हेंस कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेंगे, अब वो गवर्नर जनरल पूरे इंडिया के रहेंगे। तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन हुए, तो वो हुए विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन हुए बने थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है। और दोस्तों इसमें कंपनी को इन्होंने कंप्लीट तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। वो तो ट्रेडर्स थे, वो तो ट्रेड करने आए थे, लेकिन इन्हें ये लगा ब्रिटिश सरकार को कि ये बहुत दिन से इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, तो इनको यहाँ की चीज़ों के सिस्टम ऑर्डर के बारे में इन्हें आइडिया, ये फैमिलियर हो चुके हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन्हें ही बना दिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन लोगों ने, यानी ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था।
और दोस्तों इसमें ये भी था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी एक्ट के तहत 1833 एक्ट के तहत अटेम्प्ट किया गया था, यानी कि कोशिश की गई थी कि एक ओपन कंपटीशन लाया जाए सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए इसी एक्ट के तहत। लेकिन दोस्तों क्योंकि पहले जो था वो कोई इंडियंस को ऐसे अलाउ नहीं किया जाता था कि वो पब्लिक ऑफिशियल्स में, एम्प्लॉयमेंट में ऐसे वो डायरेक्ट रिक्रूट हो। लेकिन ये जो प्रोविजंस था, लेकिन दोस्तों इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उन्होंने, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने निगेट कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है लाना। तो दोस्तों 1833 के ये इम्पॉर्टेंट क्रक्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 1858 जो क्राउन रूल यानी ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे होती है, और उसके बाद हम 1947 तक उसे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।